सुबह के 8 बजे थे। मैं अपनी 8 साल की बेटी खुशबू को स्कूल के लिए तैयार करने में लगी थी और मेरा शौहर फैजान भी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था। ड्यूटी जाते समय फैजान खुशबू को साथ लेकर जाता और उसे स्कूल छोड़ते हुए अपनी ड्यूटी पर चला जाता। फैजान बाथरूम से फारिग होकर नाश्ते की टेबल पर बैठा, तब तक मैं खुशबू को स्कूल के लिए तैयार कर चुकी थी। मैंने खुशबू का टिफिन तैयार कर उसके स्कूल बैग में रख दिया। इसी बीच फैजान भी सुबह के नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ चुका था। मैंने फैजान का नाश्ता लाकर उसके सामने रख दिया। तभी फैजान ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, फातिमा, इस्लाम में तो 4 शादी की इजाजत है। मैं तो बस एक और शादी करना चाहता हूँ। तुम और सगुफ्ता साथ न रहना चाहो तो वो जामिया नगर वाले फ्लैट पर रह लेगी और तुम यहीं जाकिर नगर में रहना। फैजान की बातों को सुनकर मैंने गुस्से में फैजान के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, फैजान, आज तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो दो क्यों? तुम चाहो तो 10 शादी करो, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ और नहीं रह सकती। उस चुड़ैल से शादी कर यह मकान भी उसी को दे दो। मैं अपनी बच्ची को लेकर अलीगढ़ चली जाऊंगी। फैजान ने कहा, जिसे तुम चुड़ैल कह रही हो मत भूलो कि वो तुम्हारी सगी बहन है। मैंने कहा, सगी बहन होकर सगुफ्ता ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। मेरी इस बात पर फैजान कुछ न बोला और खुशबू को लेकर फ्लैट से बाहर निकल गया। फैजान के जाने के बाद मैंने फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। जिस लड़की से फैजान शादी को बेताब था वो सगुफ्ता मेरी सगी बहन थी। 2 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हुआ तो मैंने अपनी छोटी बहन शगुफ्ता को अलीगढ़ से दिल्ली बुला लिया। मेरे पेट में जो बच्चा था वो मुझे काफी दर्द दे रहा था, इसीलिए फैजान ने मुझे नजदीक के नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया। फैजान ड्यूटी पर होता तो हॉस्पिटल में शगुफ्ता मेरी देखभाल करती और दोपहर बाद शगुफ्ता मेरी बेटी खुशबू को लाने उसके स्कूल चली जाती। शाम को फैजान मेरे पास आता और देर रात को वो भी घर चला जाता। कुछ समय बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो पैदा होने के 3 दिन बाद ही मर गया। मैं हॉस्पिटल से घर आ गई और कई दिनों तक अपने बच्चे को खो देने की वजह से डिप्रेशन में रही। इस बीच मेरे ही घर में मेरे शौहर और मेरी बहन के बीच इश्क की खिचड़ी पकती रही, लेकिन मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगी। शगुफ्ता मेरी बेटी खुशबू के साथ एक कमरे में सोती और फैजान मेरे साथ दूसरे कमरे में सोता था। एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि फैजान मेरे बेड पर नहीं था। मैं चुपके से कमरे से निकली तो मैंने फैजान और शगुफ्ता को ड्राइंग रूम में रंगे हाथ पकड़ लिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह ही शगुफ्ता अलीगढ़ के लिए निकल गई और फैजान ने मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांग ली। मैं भी दोनों की गलती समझकर उस रात की बात को भूल गई। लेकिन इसी साल मार्च में शगुफ्ता दिल्ली आई और उसने जामिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैं समझ गई थी कि शगुफ्ता को जामिया में एडमिशन दिलाने के पीछे दोनों की मिली भगत थी। शुरू में तो फैजान ने मुझे भरोसा दिलाया कि उसका शगुफ्ता के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं दोनों की प्लानिंग को अच्छी तरह समझ गई। फैजान ने जामिया कॉलेज के पास ही शगुफ्ता को फ्लैट खरीद कर दिया और वो फैजान के रखेल बनकर रहने लगी। मैंने अपने घर वालों से बात की तो मेरी माँ ने कहा कि फातिमा, दोनों बहनें एक ही शौहर के साथ रहो तो इसमें गलत क्या है। अम्मी के इस घटिया सोच की वजह से ही मुझे अपने मायके वालों से नफरत हो गई थी। मेरे अब्बू दुबई में काम करते थे। वो अपनी छोटी बेटी शगुफ्ता की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगे थे, लेकिन जब उन्हें मैंने शगुफ्ता की करतूत के बारे में बताया तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने दामाद फैजान को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब्बू की बातों का फैजान पर कोई असर नहीं हुआ। शगुफ्ता ने तो साफ साफ कह दिया कि वो फैजान के अलावा कहीं और शादी नहीं करेगी। अब्बू ने जब देखा कि शगुफ्ता और फैजान किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तब उन्होंने मुझसे कहा कि फातिमा बेटी, तुम अलीगढ़ चली जाओ। शगुफ्ता की शादी के लिए मैंने जो रकम रखी हुई है उससे अलीगढ़ मार्केट में एक शॉप खरीद देता हूँ। तुमने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, ब्यूटी पार्लर खोलकर अपनी शॉप चलाओ और अलीगढ़ में ही रहकर अपनी बेटी को पढ़ाओ। मैं अपने बेड पर पड़ी यही सब सोच रही थी। घड़ी पर नजर पड़ी तो खुशबू को स्कूल से लाने
जाने का समय हो गया था। मैंने फ्लैट को लॉक किया और खुशबू के स्कूल पहुंच गई। मैंने खुशबू को साथ लिया और घर आ गई। खुशबू को दोपहर का खाना खिलाकर मैंने भी खाना खाया और खुशबू के सो जाने के बाद हमेशा की तरह मैंने खुशबू का टिफिन चेक किया तो टिफिन खाली था। यह देखकर मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं उसके टिफिन में हमेशा सूजी के हलवे के साथ 2 पराठे रखती थी और खुशबू एक पराठा बचाकर घर ले आती। लेकिन आज टिफिन खाली देखकर मुझे लगा कि सुबह फैजान से हुई मेरी लड़ाई की वजह से शायद खुशबू ने नाश्ता पूरा नहीं किया और स्कूल में जब उसे भूख लगी तो उसने पूरा टिफिन खाली कर दिया। दोपहर 2 बजे जब खुशबू उठी तो मैंने उसे स्कूल का होमवर्क करने के लिए बोल दिया। खुशबू ने अपनी नोटबुक निकाली और मुझे दिखाती हुई बोली, अम्मी आज मेरी क्लास में सगुफ्ता खाला पढ़ाने आई थी और उन्होंने मेरे साथ लंच भी किया। वो बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और देखो उन्होंने आज मुझे ज्यादा होमवर्क भी नहीं दिया। खुशबू के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस चुड़ैल से मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी वो तो अब मेरी बेटी के स्कूल तक पहुंच चुकी थी। मासूम बच्ची को क्या मालूम कि उसकी खाला ने ही उसकी माँ की जिंदगी को जहन्नम बना रखा था। मैंने तय किया कि मैं खुशबू का स्कूल चेंज कर उसका एडमिशन नजदीक के किसी दूसरे स्कूल में करवा दूंगी। रात को फैजान घर नहीं आया। उसने कॉल कर बताया कि उसे ऑफिस के किसी जरूरी काम से चंडीगढ़ जाना है, लेकिन मैं समझ गई कि आज की रात वो सगुफ्ता के साथ ही बिताएगा। अगली सुबह मैं खुशबू को लेकर उसके स्कूल पहुंची और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हो गई। मैंने प्रिंसिपल से कहा, मुझे अपनी बेटी को अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाना, इसीलिए मुझे खुशबू की टीसी दे दीजिए ताकि मैं इसका दाखिला किसी और स्कूल में करवा सकूं। प्रिंसिपल ने कहा, अगले महीने खुशबू के एग्जाम हैं। अगर इस वक्त आप उसे कहीं और ले जाएंगी तो उसका एग्जाम छूट जाएगा और वो नए स्कूल के सिलेबस को कवर भी नहीं कर पाएगी। बच्ची के लिए यह ठीक नहीं रहेगा। आप 2 महीने रुक जाइए, फिर आपको जिस स्कूल में बच्ची को ले जाना हो ले जाइएगा। वैसे आपको इस स्कूल से कोई शिकायत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी उस शिकायत को दूर कर दूंगी। मैंने कहा, मुझे आपके स्कूल से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कल जो नई टीचर मेरी बेटी की क्लास में पढ़ाने आई थी, मुझे उस टीचर से दिक्कत है। प्रिंसिपल ने कहा, सगुफ्ता नाम की नई टीचर तो कल ही ज्वाइन हुई है, क्या कल उसने आपकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया? मैंने कहा, नहीं, उसने मेरी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी के क्लास में आए। प्रिंसिपल ने कहा, देखिए आप खुद ही कह रही हैं कि सगुफ्ता ने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, तो फिर आपका उससे इशू क्या है? मैंने कहा, यह पर्सनल इशू है जो मैं आपको नहीं बता सकती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी से दूर रहे। इतना कहकर मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल आई। खुशबू को उसकी क्लास तक छोड़ने के बाद जैसे ही मैं स्कूल से निकलने के लिए मुड़ी, सामने ही मुझे सगुफ्ता नजर आ गई। मैंने सगुफ्ता को देखा और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं उसके नजदीक आई और चिल्लाती हुई बोली, सगुफ्ता अगर तुम फिर कभी मेरी बेटी के करीब आई तो मुझसे बुरा कोई न होगा, समझी? मैं सगुफ्ता पर इतने जोर से चिल्लाई कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर निकल आई और मेरे नजदीक आकर बोली, सगुफ्ता से आपका जो भी पर्सनल इशू हो उसके लिए मेरे स्कूल में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम भी एक औरत हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सगुफ्ता इस वक्त प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट औरत पर इस तरह चिल्लाना ठीक नहीं होता। मेरी नजर जब सगुफ्ता के पेट पर गई तो मुझे पता चला कि उसके पेट में 3 या 4 महीने का बच्चा पल रहा है। यह देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं स्कूल से अपने फ्लैट पर लौट आई। मेरे घर आने के आधे घंटे बाद ही फैजान भी फ्लैट पर आ गया और बोला, फातिमा कुछ हो तो दो, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कहा, सगुफ्ता ने नाश्ता नहीं बनाया था। फैजान ने कहा, फातिमा मैं ऑफिस के काम से चंडीगढ़ गया था, वहाँ से सीधे तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा, झूठ मत बोलो फैजान, मैं सब जानती हूँ। ये बताओ कि जब तुम इतना कमा ही रहे हो तो तुमने अपनी लाडली बीवी सगुफ्ता को स्कूल में जॉब के लिए क्यों भेज दिया? प्रेगनेंसी के समय तो उसे आराम करना चाहिए और कल तो तुम मुझसे सगुफ्ता से शादी करने की इजाजत मांग रहे थे। बिना शादी के ही तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और उस औरत को जॉब करने के लिए मेरी बेटी का स्कूल
स्कूल ही मिला। वैसे शगुफ्ता को सुबह का नाश्ता बनाने की आदत होती तो मेरी बेटी का लंच साफ न कर। फैजान ने मेरी ओर देखा और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मैं भी गुस्से में थी, इसीलिए मैंने भी फैजान को खाने के लिए कुछ न दिया और अपने काम में लग गई। मुझे कपड़े धोने थे। मैंने घर के सारे गंदे कपड़े निकाल कर बाथरूम में रख दिए। फैजान के गंदे कपड़ों को देखकर मुझे फिर से गुस्सा आ गया, तो मैंने उसके सारे कपड़े इकट्ठे किए और फैजान के सामने लाकर पटक दिए। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी अब अकेली मैं ही तो नहीं हूँ ना, इन कपड़ों को शगुफ्ता के पास ले जाकर धुलवा लेना। अब मैं तुम्हारे गंदे कपड़े नहीं धोऊंगी। इतना कहकर मैं कपड़े धोने बाथरूम में चली गई। अपने और खुशबू के कपड़े धो लेने के बाद मुझे फैजान पर दया आई और मैं उसके गंदे कपड़े लेने कमरे में आई तो मैंने देखा कि फैजान वहाँ नहीं था। वो अपने गंदे कपड़ों को लेकर जा चुका था। घर के काम से फुर्सत मिली तब तक शाम हो चुकी थी। मैंने फैजान को कॉल किया और बोली, रात का खाना वहीं खाओगी या मैं बना दूं? फैजान ने कहा, शगुफ्ता कपड़े धो सकती है तो खाना भी बना सकती है। फैजान की यह बात सुनकर मेरा गुस्सा फिर से चढ़ गया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को फैजान पर जाहिर नहीं किया और फोन काट दिया। अगले कुछ दिनों तक फैजान घर नहीं आया। मुझे फैजान की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरी छोटी सी बेटी को अपने पापा की आदत थी, इसीलिए वो बार बार अपने अब्बू को लेकर मुझसे सवाल करती और मैं हर बार उससे कहती कि तुम्हारे अब्बू बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, जल्द आ जाएंगे। फैजान को भी मेरी कोई जरूरत नहीं थी। उसे जब भी खुशबू की याद आती मुझे कॉल कर खुशबू से बात करवाने के लिए कहता। जब शगुफ्ता छोटी थी तब उसे मेरे हाथों के बने पराठे बहुत पसंद थे। वो मेरे पराठों के लिए मेरा कोई भी काम कर देती थी, लेकिन आज मैं शगुफ्ता से नफरत करती थी। मेरी बर्बादी की वजह शगुफ्ता ही थी, लेकिन मैं भी एक औरत ही थी, इसीलिए न चाहते हुए भी मैं खुशबू के टिफिन बॉक्स में 4 पराठे रखने लगी और जब खुशबू स्कूल से घर आती तो उसका लंच बॉक्स खाली देखकर मुझे सुकून मिलता। धीरे धीरे महीना गुजर गया। मेरे अकाउंट में फैजान ने 50,000 रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन वो घर नहीं आया। मैं इतनी भी बेगैरत नहीं थी कि मैं उसके आगे गिड़गिड़ाती और कहती कि तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, घर आ जाओ। अब मैं समझ गई थी कि शगुफ्ता ने फैजान को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया है। शाम को मेरे अब्बू का दुबई से फोन आया। वो बोले, फातिमा कल दुबई से मेरी फ्लाइट है, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरूंगा और एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास जाकिर नगर आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैंने कुछ अच्छा सोचा हुआ है, आकर बताऊंगा। अब्बू का फोन कटने के बाद मैं परेशान हो गई, क्योंकि अब्बू मुझे अलीगढ़ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं जाकिर नगर छोड़कर अलीगढ़ नहीं जाना चाहती थी। यहाँ से अलीगढ़ जाने से मेरी बेटी का स्कूल तो छूटता ही, साथ ही फैजान भी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाता और मेरे अलीगढ़ जाने के बाद जाकिर नगर के इस फ्लैट पर भी शगुफ्ता का कब्जा हो जाता। अगले दिन अब्बू घर आए तो उनके साथ एक हैंडसम सा आदमी भी था। मैं अब्बू के दोस्त के सामने उनसे खुलकर बात नहीं कर पाई, फिर भी मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं अलीगढ़ नहीं जाऊंगी। अब्बू ने कहा, ठीक है तुम यहीं रहो और अगर यहाँ रहकर कोई बिजनेस करना चाहती हो तो मुझसे बेझिझक कहना, मेरे पास इतनी औकात तो है कि मैं तुम्हारा बिजनेस शुरू करवा सकूं। अलीगढ़ जाने के लिए अब्बू की रात की ट्रेन थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। अब्बू और उनके साथ आए आदमी ने रात का खाना खाया। खाना खा लेने के बाद अब्बू ने मुझे दूसरे कमरे में बुलाया और मेरे हाथ में 1 लाख रुपये पकड़ाते हुए बोले, फातिमा यह रुपये रखो, तुम्हारे काम आएंगे। अभी खुशबू बहुत छोटी है, तुम चाहो तो दूसरी शादी के बारे में सोच सकती हो। यह आदमी जो मेरे साथ आया है इसका नाम जावेद है। जावेद अलीगढ़ का ही रहने वाला है और दुबई में इसकी अपनी शॉप है। मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया था और इसे भी अलीगढ़ आना था, तो हम दोनों दुबई से साथ ही आ गए। तुम जावेद से दूसरी शादी के बारे में खूब अच्छी तरह सोच समझकर मुझे कॉल कर बता देना। अलीगढ़ के लिए रात 12 बजे की हमारी ट्रेन है, इसीलिए हम अभी निकल रहे हैं। मैंने अब्बू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर में ही अब्बू और उनके साथ आया आदमी घर से चले गए। रात के 10 बज चुके थे। खुशबू सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींदें गायब हो चुकी थी। मैंने कई बार फैजान को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन यह सोचकर कि वो इस वक्त शगुफ्ता की बाहों में होगा, मैंने उसे कॉल नहीं किया। अब्बू की बात
बातें मुझे परेशान कर रही थी और उनकी बातों पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अब्बू को अगर सच में मुझसे हमदर्दी होती तो वो जावेद को लेकर शगुफ्ता के घर जाते और उससे जावेद से शादी की बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 10 साल पहले मेरी शादी फैजान से हुई थी, तब वो जामिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था। शादी के बाद फैजान मुझे लेकर जाकिर नगर आ गया और तब से मैं यहीं रह गई। शादी के 7 साल बीत जाने तक फैजान की दुनिया और उसकी मोहब्बत केवल मैं ही थी। मैं भी फैजान के लिए अपनी जान हथेली पर रखती थी, लेकिन 2 साल पहले मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मेरी छोटी बहन शगुफ्ता दिल्ली आई और तब से मेरी दुनिया तबाह हो गई। मैं फैजान को लेकर बहुत परेशान थी। उसे मेरे फ्लैट पर आए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इस बीच जब भी वो फोन करता खुशबू से बात करता और फोन रख देता। एक दिन मैं खुशबू को स्कूल छोड़ने गई, तभी मुझे फैजान की कार नजर आ गई। मैं समझ गई कि फैजान शगुफ्ता को स्कूल छोड़ने आया था। मेरी नजर कार पर ही थी कि उसमें से शगुफ्ता बाहर निकली और सीधे स्कूल की ओर बढ़ गई। शगुफ्ता का पेट अब काफी बड़ा नजर आने लगा था। शायद अब वो प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में पहुंच चुकी थी। फैजान की नजर मुझ पर पड़ी तो वो गाड़ी से उतरकर मेरे करीब आया और बोला, फातिमा गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें जाकिर नगर तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, मैंने अपने घर का रास्ता देखा हुआ है, मैं खुद चली जाऊंगी, आप अपने घर जाइए। तभी फैजान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया और आगे बढ़ गई। मैं थोड़ी दूर ही निकली थी कि फैजान अपनी गाड़ी के साथ मेरे करीब आया और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, फातिमा सड़क पर तमाशा मत बनाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। मैं न चाहते हुए भी फैजान की गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे लेकर जाकिर नगर मेरे फ्लैट पर पहुंच गया और मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, शगुफ्ता को तुमसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों है? अगर तुम उसे अपना लो तो इसमें बुराई क्या है? मैंने कहा, फैजान शगुफ्ता ने मेरा सुकून मुझसे छीना है तो उसे मुझसे कोई एतराज होगा भी कैसे? फैजान ने कहा, जब तक तुम शगुफ्ता को नहीं अपनाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, यह मेरी मजबूरी है। मैंने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी मजबूरी मैं अच्छी तरह समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम शगुफ्ता के साथ ही रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। फैजान ने कहा, मेरे बिना तुम अकेले कैसे रहोगी? हर महीने मैं तुम्हें खर्च भेज रहा हूँ और तुम कहोगी तो सप्ताह में एक रात मैं तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ। मैंने कहा, मुझ पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे मर्द की जरूरत महसूस होगी तो दुनिया में केवल तुम ही इकलौते मर्द नहीं हो। मेरी यह बात फैजान को मिर्ची की तरह लगी और फैजान ने झट से मुझ पर हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर जड़ दिया। यह थप्पड़ शायद मेरे उस थप्पड़ का बदला था जो मैंने स्कूल के बाहर फैजान के गाल पर मारा था। पिछले 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने फैजान पर और फैजान ने मुझ पर हाथ उठाया था और यह सब शगुफ्ता की वजह से हो रहा था। फैजान गुस्से में घर से चला गया और मैं बिस्तर के एक कोने में पड़ी अपनी तकदीर पर रोती रही। जब मैं उठी तो खुशबू को स्कूल से लाने का समय हो चुका था। मैं स्कूल पहुंची और खुशबू को घर ले आई। लंच बॉक्स चेक किया तो देखा कि उसमें 3 पराठे बिल्कुल साबुत बचे हुए थे। मैंने खुशबू से पूछा तो उसने बताया कि खाला के पेट में दर्द था तो प्रिंसिपल मैम ने उन्हें सुबह ही घर भेज दिया। अगले कुछ दिनों तक फैजान ने कोई कॉल नहीं किया तो मैं समझ गई कि शगुफ्ता की डिलीवरी की वजह से फैजान इतना बिजी है कि उसे अपनी बेटी से भी बात करने की फुर्सत नहीं। अब फैजान के लिए केवल खुशबू ही उसकी औलाद थोड़ी ही रह गई थी। नई बीवी ने फैजान को नया औलाद दे दिया होगा। फैजान की इस बेरुखी से मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब जिंदगी बोझ लगने लगी थी। मैं कई दिनों तक अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही। मेरे पास 3 ही रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि मैं हालात से समझौता कर लूं और फैजान की बात मानकर शगुफ्ता को अपना लूं। दूसरा रास्ता ये था कि फैजान के टुकड़ों पर पलती हुई मैं जाकिर नगर में ही रहूं और अब्बू की मदद से कोई कारोबार खोलकर बिजी हो जाऊं। इन दोनों ही रास्तों पर मुझे फैजान की मेहरबानी पर जीना पड़ता, लेकिन तीसरा रास्ता आजादी का था। वो ये था कि मैं फैजान से तलाक लेकर जावेद से शादी कर लूं और नई जिंदगी की शुरुआत
बात करूं। मैंने तीनों रास्तों पर बहुत गौर से सोचना शुरू किया। जावेद वाली बात पर आगे बढ़ने के लिए मेरा दिमाग तैयार था, लेकिन दिल तैयार नहीं था। जब भी मैं जावेद के बारे में सोचती मुझे खुशबू की चिंता होने लगती। कल को जावेद से मुझे बच्चे होंगे तो यह खुशबू के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसी सूरत में मैं खुशबू को फैजान के हवाले भी नहीं कर सकती थी। सगुफ्ता मेरी छोटी बहन जरूर थी, लेकिन मेरी बेटी के लिए सौतेली माँ ही तो थी। सगुफ्ता के लड़का हुआ था। यह बात मुझे मेरी अम्मी ने बताई और उसने मेरे व्हाट्सएप पर सगुफ्ता के बेटे की तस्वीर भेजी। लड़का बहुत सुंदर था। अब मुझे यकीन हो गया था कि बेटा हो जाने के बाद फैजान मुझे पूरी तरह भूल जाएगा। सगुफ्ता के बेटा हुए 1 महीना गुजर चुका था और फैजान जाकिर नगर का रास्ता भूल चुका था। सगुफ्ता के बेटे की तस्वीर देखने के बाद मैं कई दिनों तक परेशान रही। संडे का दिन था। मैंने तय किया कि मैं अपनी बेटी को ओखला के बर्ड सेंचुरी घुमाने ले जाऊंगी। मैंने उसे तैयार किया और जाकिर नगर से ओखला पक्षी विहार के लिए निकल पड़ी। मैं ऑटो में ही थी। मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो, मैं जावेद शेख बोल रहा हूँ। आप फातिमा है ना? मैंने कहा, हाँ मैं फातिमा ही हूँ। कहिए मुझसे क्या काम है? जावेद ने कहा, कल शाम की मेरी दुबई के लिए फ्लाइट है। मैं अलीगढ़ से दिल्ली पहुँच चुका हूँ और जाकिर नगर में ही रौनक होटल में ठहरा हुआ हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम रौनक होटल आ सकती हो? मैंने कहा, लेकिन मैं इस वक्त जाकिर नगर में नहीं हूँ। अपनी बेटी को लेकर ओखला बर्ड सेंचुरी जा रही हूँ। जावेद ने कहा, आपकी इजाजत हो तो मैं वहीं आ जाऊं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, आप आ जाइए। जावेद का फोन कटा और मैं ओखला के चिड़िया विहार पहुँच गई। मैंने खुशबू और अपने लिए 2 टिकट लिया और पार्क में आगे बढ़ गई। खुशबू खेलने में लगी थी और मैं जावेद को लेकर सोच रही थी कि आखिर वो मुझसे मिलने के लिए इतना उतावला क्यों है? क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? अगर उसने मेरे आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इतने दिनों में मेरी फैजान से कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मेरा उससे रिश्ता भी तो खत्म नहीं हुआ था। मैं अब भी फैजान की बीवी ही थी। इसीलिए मैं जावेद को लेकर अभी तक आखिरी फैसले तक नहीं पहुंच पाई थी। 1 घंटे में जावेद ओखला पक्षी विहार में मेरे सामने की बेंच पर बैठा था। जावेद ने कहा, फातिमा, दुबई में तुम्हारे पापा मेरे ही शॉप पर काम करते हैं और अलीगढ़ में मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने तुम्हारे अब्बू को कहा था कि मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढे, तो उन्होंने मुझे तुमसे मिलवा दिया। मैं उस वक्त तो तुमसे कुछ न कह पाया, लेकिन अब कह रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा, आप इतने अमीर आदमी हैं, आपको शादी के लिए तो 1 से 1 कुंवारी लड़कियाँ मिल जाएंगी, फिर आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हैं? मेरी तो 8 साल की बेटी है। जावेद ने कहा, फातिमा, दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। 3 साल पहले मेरी बीवी निकहत का एक्सीडेंट हो गया था। तब से वो हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। गर्दन से नीचे का उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है। 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी और जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। एक्सीडेंट की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया और तब से मेरी बीवी भी बिस्तर पर ही है। वही चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं ताकि मुझे मेरी दौलत का वारिस मिल सके। तुमने बिल्कुल सही कहा कि मुझे कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन वो मेरी दौलत के लालच में मुझसे शादी करेंगी। मेरी बीवी का मानना है कि मैं दूसरी शादी किसी विधवा या तलाकशुदा औरत से करूं, क्योंकि ऐसी औरतें रिश्ते की कदर जानती हैं, वो कभी धोखा नहीं दे सकती। और जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तभी से तुमसे मुझे प्यार हो गया। मैंने अपनी सारी बात तुम्हें बता दी। तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो। तुम्हारे मना करने के बाद मैं कहीं और बात भी नहीं करूंगा। मैं जावेद की इस बात का जवाब हाँ में देने की स्थिति में नहीं थी और जावेद के इस प्रपोजल को मैं फिलहाल ठुकरा भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने कहा, आपका नंबर मेरे पास आ गया है, मैं कुछ दिनों में आपको बता दूंगी। कुछ देर बाद जावेद होटल के लिए निकल गया और उसके जाने के कुछ देर बाद ही मैं भी खुशबू को लेकर जाकिर नगर आ गई। मैंने हिम्मत की और फैजान को कॉल कर उससे तलाक के लिए बोल दिया। फैजान ने कहा, तुम तलाक क्यों मांग रही हो? मैंने कहा, तुम्हारा घर बस चुका है, नए परिवार के साथ तुम खुश हो तो फिर मैं क्यों दुखी
रहूं। मुझे भी खुश होने का हक है। तुम मुझे तलाक दो ताकि मैं भी अपना नया परिवार बना सकूं। फैजान ने मेरी यह बात सुनी तो बेचैन हो उठा और बोला, मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। 1 घंटे से पहले ही फैजान मेरे फ्लैट पर था। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और बोला, फातिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम तलाक की बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने फैजान के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम कितना झूठ बोलने लगे हो फैजान। 2 साल पहले तक ही तुम मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से शगुफ्ता तुम्हारी जिंदगी में आई तुम उसे प्यार करने लगे और आज भी तुम शगुफ्ता से ही प्यार करते हो। फैजान ने कहा, शगुफ्ता के बेटा होने तक मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब नहीं। मुझे एहसास हो गया कि शगुफ्ता मेरी गलती थी। मैंने कहा, तुम मुझे तलाक नहीं देना चाहते, इसीलिए तुम मुझे खुश करने की खातिर ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन अब मैं इतनी भोली नहीं हूँ फैजान कि तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना सको। फैजान ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, मैंने आज तक तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कभी झूठ नहीं बोला। फातिमा, मैं सच कह रहा हूँ कि शगुफ्ता मेरी गलती है। मैंने कहा, तुम यह बात तब कह रहे हो जब शगुफ्ता ने तुम्हारे खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। फैजान ने कहा, वो शगुफ्ता का बेटा है, मेरा नहीं। फैजान की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, तुम यह बात दावे के साथ कैसे कह सकते हो? फैजान ने कहा, शगुफ्ता की डिलीवरी के समय मैंने उसे जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, उस हॉस्पिटल का मालिक मेरा गहरा दोस्त है। उसने बच्चे का DNA सैंपल लिया था और कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया कि शगुफ्ता का बेटा मेरी औलाद नहीं है। मुझे अपने दोस्त की बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैंने शगुफ्ता से नजर बचाकर खुद से बच्चे का DNA सैंपल लिया और शुभम लैब में चेक करवाया तो वहाँ भी रिजल्ट वही था। फैजान की बात सुनकर मैं बेहद हैरान थी। मुझे फैजान की बात पर अब भी यकीन नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि कोई भी बाप अपनी औलाद के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। मैंने कहा, क्या तुमने शगुफ्ता से इस बारे में बात करने की कोशिश की? फैजान ने कहा, नहीं, क्योंकि अभी उसका बच्चा सिर्फ 1 महीने का ही हुआ है और वो भी अभी बेड रेस्ट पर है, इसीलिए मैंने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। मैंने फैजान से पूछा, शगुफ्ता दिल्ली कब आई थी? फैजान ने कहा, शगुफ्ता 20 मार्च को दिल्ली आई थी और 10 नवंबर को उसकी डिलीवरी हुई, यानी कि दिल्ली आने के 8 महीने से भी कम समय में वो माँ बन गई। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जब शगुफ्ता जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 20 मार्च को दिल्ली आई तब वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, यानी कि शगुफ्ता अलीगढ़ में ही प्रेग्नेंट हुई और जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब वो तुम्हारे पास आ गई। फैजान ने कहा, अब तुम ही रास्ता निकालो फातिमा। मैंने कहा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे फ्लैट पर रहो और शगुफ्ता से कह दो कि तुम्हें किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जाना है। इस बीच मैं शगुफ्ता के पास रहूंगी और उससे सच निकलवा लूंगी। मैंने खुशबू को साथ लिया और शगुफ्ता के पास जामिया नगर चली आई। मुझे अपने घर पर देखकर वो बेहद खुश हुई और बोली, बाजी, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का पराठा मिस कर रही थी। मैंने कहा, फैजान ने मुझे कॉल किया था कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है तो मैं आ गई। जब तक फैजान तुम्हारे पास नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगी। शगुफ्ता ने मेरे हाथों को पकड़ा और चूमते हुए बोली, बाजी, तुम कितनी अच्छी हो। रात को मैंने पराठे बनाए और शगुफ्ता के साथ ही खाने बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हारा बेटा फैजान पर बिल्कुल नहीं गया। शगुफ्ता ने झट से जवाब दिया, मेरा बेटा मुझ पर गया है बाजी, और गौर से देखो, इसकी आंखें तो फैजान से बिल्कुल मिलती हैं। मैंने बच्चे को गोद में उठाया और बोली, नहीं, इसकी आंखें भी फैजान से नहीं मिलती। शगुफ्ता ने खाना छोड़ दिया और हाथ धोकर मेरे गोद से अपने बेटे को लेकर उसे दूध पिलाने लगी और बोली, फैजान को भी ऐसा ही लगता है कि उसका बेटा उस पर नहीं गया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि बेटा अपने बाप की कार्बन कॉपी हो। मैंने कहा, जब तुम दिल्ली आई थी तब तुम 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मैं जानती हूँ कि यह बच्चा फैजान का नहीं है। मेरी यह बात सुनकर शगुफ्ता के चेहरे का रंग अचानक गायब हो गया। उसने अपने बच्चे को बिस्तर पर रखा और मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगी। मैंने शगुफ्ता के कंधों को पकड़कर ऊपर उठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब तुम मुझे सच सच बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। मैं यह बात फैजान को नहीं बताऊंगी। शगुफ्ता ने कहा, दुबई में अबू जिस शॉप पर काम करते हैं उसका मालिक
मालिक जावेद जनवरी में अलीगढ़ आया था। अब्बू ने उसके हाथों से घर के लिए कुछ जरूरी सामान भेजा था और अब्बू ने मुझे फोन कर कहा कि मैं जावेद के घर जाकर वो सामान रिसीव कर लूं। अब्बू ने मुझे जावेद का फोन नंबर दिया और मैं अब्बू का भेजा हुआ सामान जावेद के यहाँ लेने उसके घर पहुँच गई। वो बहुत हैंडसम आदमी था। मैं उस दिन जावेद के हाथों से सामान लेकर घर आ गई और उसी दिन से मेरी जावेद से फोन पर बातें होने लगी। एक हफ्ते की बातचीत के बाद ही मुझे उसने बताया कि वो जल्द दुबई जाने वाला है, तो मैं उसके घर पर पहुंच गई और उसके दुबई जाने वाले दिन तक मैं लगातार उसके घर पर जाती रही। जावेद के दुबई चले जाने के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो मैं घबरा गई और मैंने जावेद से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जावेद का दुबई वाला फोन नंबर मेरे पास नहीं था और जावेद ने दुबई से मुझे कॉल करने की कोशिश भी नहीं। मैं घबरा गई और मेरे पास दिल्ली आने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। मैंने सोचा कि फैजान तो मुझ पर पहले से ही मरता है। दिल्ली पहुंचकर फैजान को फिर से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगी और इस तरह मुझे एक शौहर और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को एक बाप मिल जाएगा। शगुफ्ता की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और बोली, अगर जावेद तुम्हें अपना ले तो क्या तुम उससे शादी करोगी? शगुफ्ता ने मायूसी भरे लहजे में कहा, जावेद को तो पता भी नहीं है कि वो एक बच्चे का बाप बन चुका है। मैंने कहा, जावेद इस वक्त दिल्ली में ही है, कहो तो मैं उसे कॉल करूं? शगुफ्ता ने कहा, लेकिन क्या उसे यकीन होगा कि यह बच्चा उसी का है? मैंने शगुफ्ता की बात का जवाब दिए बिना झट से जावेद को कॉल मिला दिया और उससे बोली, जावेद मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। जावेद का फोन कटने के बाद मैंने फैजान को कॉल मिलाया और उससे भी बुला लिया। जावेद ने आते ही शगुफ्ता को पहचान लिया और उसकी गोद के बच्चे को देखते ही उसे गोद में उठाकर बोला, यह तो बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कुंवारी लड़की से शादी नहीं करनी थी ना? और शादी की जल्दी भी थी, तो अब जल्दी से शगुफ्ता से निकाह करो और अपने बीवी बच्चे को लेकर अपनी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करो। 1 साल बीत चुके हैं। शगुफ्ता और जावेद अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं और मुझे भी मेरा फैजान वापस मिल चुका है। कहानी से सीख, कई मर्द दूसरी औरत के चक्कर में अपनी बीवी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं जो सच्ची मोहब्बत और झूठे इश्क के अंतर को भी नहीं समझ पाते। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप